यह है गीजा का महान पिरामिड। 4600 से अधिक वर्षों से यह मिस्र के रेगिस्तान में अड़े खड़ा है। मानव सभ्यता के अधिकांश समय के लिए यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसे हमेशा के लिए टिकाऊ बनाया गया था क्योंकि इसे एक देवता का घर बनना था। इसने भूकंप, क्षरण, युद्ध, अनगिनत लुटेरों, ब्रिटिश खोजकर्ताओं द्वारा डायनामाइट से रास्ता बनाते हुए घुसने, यहाँ तक कि मिस्टर बीस्ट तक को झेल लिया है। किसी ने 4500 साल पहले इस पत्थर को ठीक यहीं रखा था। 23 लाख पत्थर के ब्लॉक, जिनमें से कुछ का वजन 50 मीट्रिक टन तक है, इसे अब तक के सबसे भारी मानव निर्मित वस्तुओं में से एक बनाते हैं। यह अविश्वसनीय सटीकता के साथ भी बनाया गया है। इसका आधार लगभग 7 न्यूयॉर्क सिटी ब्लॉकों के बराबर है और यह लगभग पूरी तरह समतल है, कभी भी 1 इंच से अधिक नहीं डगमगाता। चारों दिशाएं लगभग पूरी सटीकता के साथ मुख्य दिशाओं के अनुसार संरेखित हैं, वह भी हजारों साल पहले जब कंपास का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आज तक कोई भी यह पता नहीं लगा पाया है कि इसे वास्तव में कैसे बनाया गया था। ग्रेट पिरामिड को सही से समझने के लिए हमने इसका पूरा मॉडल तैयार किया है और हम इसके निर्माण से जुड़ी 3 रोचक थ्योरीज पर चर्चा करेंगे। यह है पिरामिड्स की अद्भुत इंजीनियरिंग। यह है खुफू, प्राचीन मिस्र के एक फिरौन। वह दुनिया के सबसे समृद्ध राष्ट्र के राजा हैं और एक देवता भी। वह हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं और उन्हें अपनी अमरता बिताने के लिए एक ऐसा घर चाहिए जो हमेशा बना रहे। उस घर को उनकी सारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बेहद मजबूत होना चाहिए और साथ ही दिखने में भी शानदार होना चाहिए। उनके पिता स्नेफेरू, जो स्वयं भी एक देवता थे, यहाँ दफन हैं। वे वही फिरौन हैं जिन्होंने मिस्र को पिरामिड बनाना सिखाया था, लेकिन उनके पिरामिड की रेखाएं पूरी तरह से सही नहीं हैं। कुछ गड़बड़ हो गई थी। खुफू इससे बेहतर कर सकते हैं। वह मिस्र को और भी अधिक महिमा दिला सकते हैं। देश अभी भी स्नेफेरू की मृत्यु का शोक मना रहा है। खुफू लोगों को सबसे अद्भुत परियोजना में शामिल करके उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, जो मानवता ने अब तक कभी नहीं देखी। और फिर निश्चित ही लोग उन्हें पसंद करेंगे और बाद में उन्हें उनके पिता से भी अधिक याद रखेंगे। ग्रेट पिरामिड जैसी भव्य और महत्वाकांक्षी परियोजना केवल एक बहुत ही समृद्ध और अत्यंत संगठित राष्ट्र द्वारा ही पूरी की जा सकती है। मिस्र का राष्ट्र वास्तव में ऐसा ही है और इसका बड़ा श्रेय नील नदी को जाता है। हर साल नील नदी उफान पर आकर भूमि को उपजाऊ मिट्टी से भर देती है। इससे प्राचीन मिस्र को अतिरिक्त फसलें उगाने की क्षमता मिलती है, जिससे उसकी प्रजा का पेट भरा रहता है और एक स्थायी सेना को बनाए रखना संभव होता है। सेना नियमित रूप से बाहर जाकर मिस्र के पड़ोसियों को आतंकित करती है, उनकी संपत्ति लूटकर फिरौन के लिए घर ले आती है। तो खुफू के पास कुछ बहुत ही खास बनाने के लिए जितना धन चाहिए वह सब है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खुफू को और भी चीजों की जरूरत है। खुफू को एक ऐसे सबसे बुद्धिमान वास्तुकार की भी जरूरत है जो उसके लिए एक ऐसी इमारत डिजाइन कर सके जो उसे अनंत काल तक स्थापित कर दे। इस काम के लिए सिर्फ एक ही आदमी है, खुफू का सौतेला भाई हेमियूनो। वह इस भूमिका के लिए ही पैदा हुआ था, एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला जीनियस। उसके पिरामिड का डिजाइन सिर्फ उसके पिता के नक्शेकदम पर नहीं चलेगा, बल्कि हर मायने में उसे पार कर जाएगा। वह एक ऐसे पिरामिड की कल्पना करता है जो अब तक बने किसी भी पिरामिड से कहीं अधिक भव्य, जटिल और सुरक्षित हो। वास्तुकला में यह एक सच्ची क्रांतिकारी छलांग होगी। हेमियूनो योजना बनाता है कि पिरामिड मुख्य रूप से ठोस पत्थर से बनाया जाएगा। अंदर 3 दफन कक्ष होंगे, जिनमें से प्रत्येक तक एक मार्ग जाएगा। पहला कक्ष भूमिगत बनाया जाएगा ताकि अगर पिरामिड के निर्माण के शुरुआती चरण में ही खुफू की मृत्यु हो जाए तो उसे वहीं दफनाया जा सके। दूसरा कक्ष एक झूठी दीवार के पीछे छुपा होगा ताकि कोई भी अंदर की संपत्ति को लूट न सके। तीसरे और सबसे ऊंचे दफन कक्ष तक जाने वाला मार्ग एक भव्य गलियारा है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से ऊंची कोरबेल्ड छतें हैं, जिसे ग्रैंड गैलरी कहा जाता है। राजा का कक्ष मनमोहक होगा। यह हेमियूनो के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर होगा। यह प्राचीन मिस्र के मानकों के अनुसार विशाल होगा। इसे पूरी तरह से गुलाबी ग्रेनाइट के एकल पत्थरों से बनाया जाएगा, जिन्हें असवान से दूर से लाया जाएगा और इतनी सटीकता से जोड़ा जाएगा कि उनके बीच एक उस्तरा की धार भी नहीं घुस सकेगी। इसी ग्रेनाइट के सर्कोफेगस के अंदर खुफू को अंततः विश्राम के लिए रखा जाएगा। अंदर से पूरी तरह तैयार होने के बाद पिरामिड को एकदम चिकने सफेद चूना पत्थर से ढंक दिया जाएगा। यह सूर्य की रोशनी में चमकेगा और चांदी में दमकेगा। अंत में एक सुनहरा शीर्ष पत्थर पिरामिडियन सबसे ऊपर रखा जाएगा। जब सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा तब खुफू अनंत काल के लिए तैयार होंगे।
हेम्यूनो के पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। पिरामिड को जितनी जल्दी हो सके बनाना चाहिए ताकि कम से कम एक दफन कक्ष खुफू की मृत्यु से पहले तैयार हो जाए। हेम्यूनो पूरे प्रोजेक्ट के लिए 20 साल की समय सीमा का लक्ष्य रख रहे हैं। वह गणना करते हैं कि ग्रेट पिरामिड के निर्माण में 25,000 तक श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जो प्राचीन काल के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्राचीन मिस्र की लगभग 10 लाख की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। तो एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू होता है, लेकिन उन्होंने यह कैसे किया? खैर, कोई नहीं जानता। इस पर सैकड़ों सालों से बहस चल रही है और शोधकर्ता लगातार नई पुरातात्विक खोजें और अजीब इंजीनियरिंग विशेषताएं उजागर कर रहे हैं, जो नई नई थ्योरीज को जन्म देती हैं, कभी अत्याधुनिक तकनीक से तो कभी महज किस्मत के सहारे। ऐसी थ्योरीज हैं जिन्हें वैज्ञानिक शोध का समर्थन प्राप्त है, जिन पर हम चर्चा करेंगे, और बहुत सारी संदिग्ध थ्योरीज हैं जो केवल अटकलों पर आधारित हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज करेंगे। हमने मिस्र वासियों के रहस्य के बारे में 3 वैज्ञानिक थ्योरीज को आसान, मध्यम और कठिन के क्रम में विभाजित किया है। कल्पना कीजिए कि आपको और आपके सहकर्मियों को एक ऐसे ब्लॉक को ऊपर उठाना है जिसका वजन एक डबल डेकर बस जितना है और उसे 130 मीटर ऊपर ले जाना है। आपके बॉस आपको केवल रस्सी, लकड़ी और मलबा देते हैं। अगर आपके पास कोई भारी चीज है जिसे आपको ऊंचाई पर ले जाना है, तो आसान तरीका है कि उसे एक रैंप पर घसीट कर ऊपर ले जाए। आप रस्सी से बांधते हैं, जितने लोग रैंप पर आ सकते हैं उनसे मदद लेते हैं, सब मिलकर उसे ऊपर खींचते हैं। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाता है, रैंप को भी ऊंचा और लंबा किया जाता है ताकि बढ़ती ऊंचाई के अनुसार उसे समायोजित किया जा सके। आसान है, किसी अत्याधुनिक मशीनरी की जरूरत नहीं। अधिकांश मिस्रविदों ने पारंपरिक रूप से बाहरी रैंप सिद्धांत का समर्थन किया है। यह आज भी सबसे लोकप्रिय व्याख्या है कि निर्माताओं ने यह काम कैसे किया, और इसके पक्ष में बहुत सा पुरातात्विक प्रमाण भी है कि प्राचीन मिस्रवासी निर्माण के लिए बड़े रैंप का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ऐसे रैंप के आकार, बनावट और ढलान को लेकर कोई सर्वसम्मति नहीं है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित ऊंचाई के बाद बाहरी रैंप सिद्धांत कमजोर पड़ने लगता है। 2 टन के पत्थर के ब्लॉक को ढलान पर ऊपर ले जाने के लिए आपको लगभग 12 मजदूरों की एक टीम चाहिए होती है, और जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाता है, आपकी रैंप या तो और अधिक खड़ी या फिर लंबी होनी चाहिए ताकि वह ऊपर तक पहुंच सके। आप चाहेंगे कि वह ढलान जितनी हो सके उतनी हल्की हो, वरना काम बहुत कठिन हो जाएगा और मजदूर थककर जल्दी जल्दी गिरने लगेंगे। मजदूरों के अवशेषों से पता चलता है कि अधिकांश की सेहत ठीक ठाक थी, लेकिन कोई खास शानदार नहीं थी। ये आम लोग थे, कोई सुपर एलीट एथलीट नहीं। बहुत से लोग बेहद कठिन काम के कारण 40 साल की उम्र से पहले ही मर गए। इंजीनियरों का अनुमान है कि औसत मजदूरों के लिए 8% सबसे अधिक खड़ी ढलान है जिस पर वे अपना काम पूरा कर सकते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि रैंप को और लंबा बनाना पड़ता है। पिरामिड की पूरी 147 मीटर ऊंचाई तक एक पर्याप्त रूप से हल्की ढलान वाला रैंप बनाने के लिए यह रैंप बहुत बहुत लंबा होना चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा लंबा। इसके लिए कुछ मिलियन टन सामग्री की जरूरत होगी, जो पूरे पिरामिड की मात्रा से 3 गुना तक हो सकती है। इतने विशाल रैंप के अवशेष कभी नहीं मिले हैं, और इसे बनाने में हजारों मजदूरों को दशकों लग जाएंगे। इतने साल जो खुफू के पास बर्बाद करने के लिए नहीं है। रैंप को छोटा रखने का एक तरीका है, आप एक कॉर्कस स्क्रू रैंप बना सकते हैं जो किनारों के चारों ओर घूमता है, जैसे कोई सड़क पहाड़ पर चढ़ती है। हर बार जब पिरामिड ऊंचा होता है, रैंप भी उसके साथ बढ़ता है और आखिरकार पिरामिड का ही हिस्सा बन जाता है। यह जगह और सामग्री बचाने का एक बहुत ही चतुर तरीका होगा, और यह भी समझा सकता है कि हमें कोई अवशेष क्यों नहीं मिले। लेकिन इसके साथ ही एक पूरी नई समस्याओं की श्रृंखला आ जाती है। पिरामिड के त्रिकोणीय चेहरे को नीचे से ऊपर तक बिल्कुल 51.9 डिग्री पर सटीक रूप से बनाए रखना जरूरी है। सर्वेयरों को लगातार किनारों की माप लेनी होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई विचलन न हो। अगर आप नीचे कुछ सेंटीमीटर भी चूक गए तो ऊपर कई मीटर का अंतर आ सकता है। चूंकि सर्पिल रैंप आपकी दृष्टि को अवरुद्ध कर देता है, इसलिए यह लगभग असंभव हो जाता है कि आप सुनिश्चित कर सकें कि पिरामिड की सभी रेखाएं वास्तव में सीधी हैं या नहीं, जिससे अंत में आपके पास एक टेढ़ा मेढ़ा पिरामिड रह जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेट पिरामिड वास्तव में टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यह हमें दूसरे सिद्धांत की ओर ले जाता है। ये 90 के दशक के अंत की बात है। एक फ्रांसीसी इंजीनियर हेनरी ह्यूडन पिरामिड्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। इसमें बाहरी रैंप सिद्धांत के साथ पिरामिड के निर्माण की व्याख्या की गई है, लेकिन हेनरी को इस पर संदेह है। उनके इंजीनियरिंग दिमाग को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वह अपने वास्तुकार बेटे जीन पियरे हुडिन को फोन करते हैं और उसकी राय पूछते हैं। जीन पियरे को इसमें दिलचस्पी हो जाती है।
प्राचीन मिस्र के बारे में न जानते हुए या पिरामिड देखे बिना भी वह विचार करने लगते हैं कि ब्लॉकों को ऊपर उठाने के और कौन से तरीके हो सकते थे। वह कई वर्षों तक इस पर जुनूनी रूप से मेहनत करते हैं, जब तक कि वह इसे मिस्रविदों के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। उनमें से ज्यादातर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वह एक बाहरी व्यक्ति हैं और यह क्षेत्र अपने सख्त नियमों के लिए बदनाम है। एक फ्रांसीसी आदमी जिसे कुछ भी नहीं पता क्योंकि कोई सबूत नहीं है। लेकिन उनकी थ्योरी को अब समर्थन मिलने लगा है, क्योंकि हुडिन ने खुद को एमी उनु की जगह रखकर हर एक बारीकी से सोचा है। उनका सिद्धांत यह भी समझा सकता है कि सबसे भारी ग्रेनाइट की बीमों को कैसे बिना 600 मजदूरों की जरूरत के भी हिलाया जा सकता था। यहाँ इसका संक्षिप्त संस्करण है। एमी उनु पिरामिड के पहले हिस्से के लिए लगभग 60 मीटर तक एक बाहरी रैंप का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह सिर्फ मलबे से बनी एक साधारण रैंप नहीं बनाता। नहीं, उसकी रैंप चूना पत्थर की बनी होती है, वही चूना पत्थर की ईंटें जो बाद में पिरामिड की ऊपरी परतों में लगाई जाएंगी। यही वजह हो सकती है कि हमें पिरामिड के आसपास किसी रैंप के अवशेष नहीं मिले हैं। वे यहीं हमारे सामने हैं। छोटी बाहरी रैंप का उपयोग पिरामिड के सबसे चौड़े निचले स्तरों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसी रैंप का इस्तेमाल उन भारी ग्रेनाइट की बीमों को खींचने के लिए भी किया जाता है जो किंग्स चैम्बर का निर्माण करती हैं। लेकिन सैकड़ों मजदूरों द्वारा 50 टन के ब्लॉक को एक छोटी सी जगह में खींचना तार्किक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसलिए हुडिन का मानना है कि एमी उनु ने लंबी 46 मीटर की गैलरी, जिसे ग्रैंड गैलरी कहा जाता है, का इस्तेमाल एक चतुर काउंटरवेट सिस्टम के रूप में किया। यह बाहरी रैंप के ठीक विपरीत बनाया गया होगा और इसके आकार और ढलान का उपयोग काउंटरवेट्स के साथ किया जाता, जिससे मजदूरों को ग्रेनाइट को किंग्स चैम्बर तक ले जाने में मदद मिलती। ग्रैंड गैलरी ग्रेट पिरामिड के अंदर एक अजीब सी जगह है। इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को लंबे समय तक उलझन में रखा, जैसे कि यह इतनी ऊंची और संकरी क्यों है और इसके अंदर पत्थर की बेंचें क्यों हैं। हुडिन का मानना है कि ग्रैंड गैलरी असंभव रूप से भारी पत्थरों को रेल की पटरी की तरह काम करके आगे बढ़ाने में मदद करती है। पत्थर की बेंचें वास्तव में लकड़ी के रोलर्स पर चलने वाली गाड़ियों के लिए रेल की तरह हैं। याद रखिए, पहिए नहीं थे। मूल रूप से बाहरी रैंप के नीचे रखा एक विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक रस्सियों से बांधा जाता, जिसमें ग्रैंड गैलरी के शीर्ष पर भारी ब्लॉकों को लादा जाता। जब ट्रॉली कारें ग्रैंड गैलरी से नीचे लुढ़कती तो भारी ग्रेनाइट ब्लॉक को रैंप पर ऊपर खींच लिया जाता। यहां तक कि ग्रैंड गैलरी में किसी भारी चीज के बार बार टकराने के निशान भी मिले हैं, इसलिए यह इस अनोखे गलियारे के उपयोग का एक संभावित स्पष्टीकरण है। एक बार जब भारी ग्रेनाइट बीम अपनी जगह पर आ जाएं, तो बाहरी रैंप ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया होता है। अब पिरामिड इतना ऊंचा हो गया था कि बाहरी रैंप का उपयोग व्यावहारिक नहीं था, इसलिए निर्माताओं ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने बाहरी रैंप को तोड़ दिया और उसके ब्लॉकों का उपयोग पिरामिड के बाकी हिस्से को अंदर से बाहर की ओर बनाने के लिए किया, एक आंतरिक रैंप के साथ, जैसे पार्किंग गैरेज के अंदर ऊपर की ओर घूमती हुई ड्राइवे होती है। दूसरा रैंप नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया होगा, जिसकी ढलान लगभग 17% थी। यह सीधा ऊपर जाता जब तक कि यह पिरामिड की किसी एक साइड से नहीं टकरा जाता, जहां यह तेज बाएं मुड़कर उसी ढलान पर दूसरी साइड से ऊपर चढ़ना जारी रखता। रैंप पिरामिड के ऊपर जिगजैग तरीके से चढ़ता रहता और जैसे जैसे पिरामिड संकरा होता जाता, रैंप की सीढ़ियां छोटी होती जाती। नीचे से ऊपर तक आंतरिक रैंप 1 किलोमीटर से भी लंबा है। भारी ब्लॉकों को ढलान पर ऊपर ले जाना संभालना आसान है, खासकर अगर आप चिकने चूना पत्थर पर स्लेज का इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन हर बार जब रैंप कोने पर मुड़ता है तो मजदूरों के सामने भारी पत्थरों को घुमाने का बेहद कठिन काम होता है। हॉडिन का अनुमान है कि रैंप की चौड़ाई 3 मीटर से कम होनी चाहिए थी और मजदूरों को पत्थर घुमाने के लिए कहीं खड़े होने की जगह चाहिए होती। इसलिए वह प्रस्तावित करते हैं कि रैंप की हर सीढ़ी के अंत में मजदूरों के लिए पत्थर घुमाने के लिए एक बड़ा खुला स्थान छोड़ा गया होगा, संभवतः लकड़ी के लीवर या क्रेन की मदद से। ये खाली जगहें मजदूरों के लिए सांस लेने और आराम करने के लिए भी अच्छी जगह होती, और वास्तव में इन जगहों में से एक के होने का सबूत भी मौजूद है। पिरामिड के लगभग 33 मीटर ऊपर एक पहले से अनसुलझा कटाव है, जो हुडिन की उन जगहों के लिए की गई भविष्यवाणी से मेल खाता है कि वे कैसी दिखती होंगी। ग्रैंड गैलरी और आंतरिक रैंप के बारे में हुडिन के सिद्धांत पिरामिड की 2 सबसे बड़ी पहेलियों के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। 2 टन के पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया गया और 50 टन की बीमों को कैसे बिना सैकड़ों मजदूरों के लिए जगह बनाए हिलाया गया। लेकिन अगर वह सही है तो रैंप का डिजाइन बेहद जटिल होता। इसका रास्ता बहुत सावधानी से डिजाइन करना पड़ता ताकि वह पिरामिड के भीतर किसी भी मार्ग या कक्ष से न टकराए। उनके सिद्धांत के आलोचक या तो इस बात से असहमत हैं कि इसके निर्माण को पुरातात्विक साक्ष्य का समर्थन प्राप्त है, या आंतरिक रैंप को अत्यधिक जटिल मानकर खारिज कर देते हैं। कई लोग सुझाव देते हैं कि बाहरी रैंप का सिद्धांत अधिक संभावित है क्योंकि यह सरल है, लेकिन प्राचीन मिस्र की कारीगरी कई मामलों में असाधारण रूप से उच्च स्तर की सटीकता दिखाती है। तो फिर इस क्षमता को एक अत्यंत परिष्कृत रैंप डिजाइन पर क्यों न लागू किया जाए?
और साथ ही उन्होंने पिरामिड कैसे बनाए इसके लिए और भी अधिक परिष्कृत सिद्धांत पर विचार क्यों न किया जाए। 2024 में अखबारों के कई लेखों ने घोषणा की कि पिरामिडों का रहस्य आखिरकार सुलझ गया है और इसका श्रेय बिल्कुल नए पुरातात्विक साक्ष्यों को दिया गया। जैसा कि सामने आया है, नील नदी ही शायद वह कुंजी है जिससे पिरामिडों के निर्माण का रहस्य सुलझ सकता है। आजकल सहारा रेगिस्तान की एक शुष्क पट्टी में स्थित है जो नील नदी के हरे भरे किनारों से कई किलोमीटर दूर है। लेकिन जब पिरामिड बनाए जा रहे थे उस समय का परिदृश्य शायद बहुत अलग दिखता था। 2024 के एक अध्ययन ने रडार सैटेलाइट इमेजरी को गहरे मिट्टी के कोरिंग तकनीकों के साथ जोड़ा। इस तरह इसने नील नदी की एक लंबे समय से खोई हुई शाखा की पहचान की जो अधिकांश पिरामिडों के साथ साथ बहती थी। संभावना है कि पिरामिड बनाने वालों ने इस शाखा का उपयोग भारी पत्थरों को सीधे पिरामिड के आधार तक पहुंचाने के लिए किया, बजाय वे उन्हें दूर दराज की खदानों से घसीट कर लाते। यह संभव है कि निर्माताओं ने नील नदी का उपयोग पत्थरों को क्षैतिज रूप से ले जाने के लिए किया, लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से कैसे किया गया। 2024 में प्रकाशित एक और सहकर्मी समीक्षित अध्ययन एक दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह एक क्रांतिकारी और विवादास्पद विचार प्रस्तुत करता है। प्राचीन मिस्र वासियों ने भारी पत्थरों को उठाने के लिए हाइड्रोलिक शक्ति का उपयोग किया हो सकता है। दूसरे शब्दों में, एक जल चालित लिफ्ट। ऐसी लिफ्ट का विचार नया नहीं है, लेकिन लंबे समय तक मान्यता प्राप्त मिस्रविदों ने इन सिद्धांतों को हाशिए पर रखा और अवैज्ञानिक माना, बस पिरामिड प्रेमियों की कल्पनाएं समझा। ये विचार सुनने में भले ही अच्छे लगें, लेकिन इन्हें समर्थन देने के लिए कोई सबूत नहीं था, शायद अब तक। शोधकर्ताओं में जल विज्ञानी, यांत्रिक इंजीनियर और भूगोलवेत्ता शामिल थे जिन्होंने इस बात के प्रमाण पाए कि सबसे प्राचीन मिस्री पिरामिड एक तैरती हुई लकड़ी की लिफ्ट की मदद से बनाया गया हो सकता है जो भारी पत्थरों को बहुत कम मानव श्रम के साथ उठा सकती थी। जल लिफ्ट कुछ इस तरह काम करती। वर्षा और बाढ़ का पानी पास की एक संरचना में इकट्ठा किया जाता जो एक बांध के रूप में कार्य करती थी। भूमिगत नालियों की एक प्रणाली उस पानी को एक शाफ्ट में ले जाती है जो पिरामिड के नीचे से होकर उसकी केंद्रीय धुरी तक ऊपर जाती है, कुछ ज्वालामुखी की तरह। यही आंतरिक शाफ्ट वह जगह है जहां सारा ऊपर की ओर उठने वाला आंदोलन उत्पन्न होता है। शाफ्ट के भीतर पानी की सतह पर तैरता हुआ एक भारी लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है जिसे मजदूर जमीन से भारी पत्थरों से लाद देते थे। फिर वे शाफ्ट के निचले हिस्से के पास वाल्व खोलते और बंद करते जिससे पानी अंदर आता या बाहर निकलता। इस तरह पानी के स्तर को नियंत्रित करने से लकड़ी का प्लेटफॉर्म एक लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे होता रहता था। वे इस प्लेटफॉर्म को कम से कम 17 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकते थे। फिर मजदूर पत्थरों को उतारते और पिरामिड का निर्माण अंदर से बाहर की ओर करते थे। अध्ययन के मुख्य लेखक का दावा है कि उनके सिद्धांत यह समझाते हैं कि बाद के पिरामिड ग्रेट पिरामिड जितने बड़े क्यों नहीं हैं, समय के साथ जैसे जैसे क्षेत्र का जलवायु शुष्क होता गया, निर्माणकर्ताओं के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रणाली के लिए पर्याप्त पानी इकट्ठा करना संभव नहीं रहा। उन्हें भारी पत्थरों को उठाने के लिए मानव शक्ति पर निर्भर रहना। तो क्या यह सिद्धांत सच में ठोस है? विशेषज्ञों में ज्यादातर लोग संशय में हैं। मिस्र विद्या के प्रमुख विशेषज्ञ जाही हवास का कहना है कि यह सिद्धांत पूरी तरह गलत है। अध्ययन में जिस पिरामिड का उल्लेख है वह न केवल खुफू के ग्रेट पिरामिड से छोटा है बल्कि उसकी संरचना भी अलग है और उसमें कहीं हल्के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए अगर खुफू का पिरामिड किसी तरह के जल लिफ्ट से बनाया गया होता तो उसे और भी बड़ा और शायद अधिक जटिल होना पड़ता। अब तक ग्रेट पिरामिड में ऐसा कोई समान शाफ्ट मौजूद होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि प्राचीन मिस्र की खुदाइयों में सबसे आम सिद्धांत अब भी किसी न किसी प्रकार की रैंप को प्रमुख निर्माण मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसी अन्य संभावित वैज्ञानिक सिद्धांत भी हैं जो इस पहेली के कुछ हिस्सों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक विशेषज्ञ जिनसे हमने बात की वे सुझाव देते हैं कि निर्माण समय को कम करने के लिए सभी दिशाओं से कई छोटी रैंपों का उपयोग किया गया होगा, लेकिन आज तक इस बात के लिए कोई आमतौर पर स्वीकार्य सिद्धांत नहीं है कि उन्होंने यह कैसे किया। किसी भी स्थिति में यह अच्छा है कि इस रहस्य को आखिरकार सुलझा लेने के दावों को लेकर सतर्क रहा जाए। हर कोई यही चाहता है कि वह इसे निश्चित रूप से सुलझाने वाला व्यक्ति बने। ग्रेट पिरामिड विश्व के 7 अजूबों में से बचा हुआ आखिरी अजूबा है। यह इतना पुराना है कि क्लियोपेट्रा ने भी इसे प्राचीन माना था। लेकिन भले ही ये हजारों सालों से मौजूद है, ये वास्तव में बहुत अजीब है कि हमें पिरामिडों के लिए कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं मिला है। प्राचीन मिस्री लोग दस्तावेजीकरण के प्रति जुनूनी थे। हमारे पास उनके कर रिकॉर्ड, उनके प्रेम कविताएं, उनके 4000 साल पुराने गधे के चारे की खरीद के रसीदें तक हैं। लेकिन पिरामिडों की योजनाओं वाले पपीरस कभी नहीं मिले हैं। योजनाएं खो गईं, छुपा दी गईं या जानबूझकर नष्ट कर दी गईं, हम नहीं जानते। लेकिन जो हम जानते हैं और जिसे विज्ञान शायद पुष्टि करने के कगार पर है, वह पहले से ही बहुत अद्भुत है।
2017 में वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक कण भौतिकी का उपयोग करते हुए ग्रेट पिरामिड में एक रहस्यमय खाली जगह की खोज की। शोधकर्ता अभी तक इन स्थानों तक पहुंच नहीं पाए हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि बिग वॉइड इतना रहस्यमय नहीं है, बल्कि यह शायद केवल संरचनात्मक है, जिसे आंतरिक कक्षों के ढाने से बचाने के लिए तनाव निवारक स्थानों के रूप में बनाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इसने हुडिन के ग्रैंड गैलरी काउंटरवेट सिस्टम के सिद्धांत को परिष्कृत करने में मदद की। अन्य लोग, जिनमें मिस्र के प्रमुख पुरातत्वविद जाही हवाज भी शामिल हैं, सुझाव देते हैं कि यह खाली स्थान शायद खुदू का असली समाधि कक्ष हो सकता है, क्योंकि यही पिरामिडों का एक और बड़ा अनसुलझा रहस्य है। खुफू की मम्मी और उसकी सारी संपत्ति कभी नहीं मिली। चाहे इसका उद्देश्य कुछ भी हो, बिग वॉइड ये दर्शाता है कि ग्रेट पिरामिड को पूरी तरह समझने के लिए अभी और भी बहुत जांच पड़ताल की जरूरत है।